अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर है 22 और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल। पिछले लेक्चर में हमने सुपर मैश से मुतल्लिक सवालात का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से किसी सर्किट पर मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज का इफेक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। मगर उससे पहले हमने मुख्तलिफ सर्किट्स को मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एनालाइज किया था। आज के लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल को इन्हीं नोडल और मैश एनालिसिस टेक्निक्स के इक्विवेलेंट के तौर पर कंसीडर करेंगे। लेकिन क्योंकि क्रैमर्स रूल में बुनियादी तौर पर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल होता है, लिहाजा क्रैमर्स रूल को टच करने से पहले हम एक दफा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का रिव्यू करेंगे, ताकि आपका जो इल्म आपने एफएससी में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स से मुतल्लिक सीखा था उसको रिफ्रेश किया जा सके। तो आइए सबसे पहले मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स से मुतल्लिक थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। आइए स्लाइड पर देखते हैं। We are already familiar with the concept of matrices. To review this concept, let's take an example of a set of linearly independent simultaneous equations of the form. These equations, if we write in general, can be written as y1 is equal to a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus so on plus a1n xn. If we take the same equation in the second order, we can write y2 is equal to a21 into x1 plus a22 into x2 plus a23 into x3 plus so on up to the value of n, that will be a2n into xn. If we keep proceeding for various values of these n's and we reach at the value of m, then the same equation for the order of m can be written as ym is equal to am1 x1 plus am2 x2 plus am3 x3 plus so on plus amn xn. इन जनरलाइज्ड इक्वेशंस में आपने मुख्तलिफ असाइंड वेरिएबल्स को देखा जो कि a और y की सूरत में लिखे गए थे, जबकि इनके सबस्क्रिप्ट्स में हमने देखा कि m और n की मुख्तलिफ वैल्यूज को असाइन करते हुए इन इक्वेशंस को बनाया गया है। ये याद रखिए कि ये इक्वेशंस कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर मुश्तमिल हैं, जबकि m और n रेस्पेक्टिवली रोज और कॉलम्स को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब हम इन इक्वेशन से मुतल्लिक कोई भी मैट्रिक्स लिखना जा रहे होंगे तो उसमें a या x के साथ जो भी m लिखा गया है वो नंबर ऑफ रोज को जाहिर करेगा, और उसके बाद जो n लिखा गया है वो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए इस प्रोसेस को देखने के लिए एक दफा फिर स्लाइड पर देखते हैं। Where xj's are the independent variables and yi's are the dependent variables and aij's are the coefficients of the independent variables. Now aij may be constant or a function of some parameter. If we want to write these equations in the form of matrices, then it will give us the convenience to solve these equations using the matrix system. Therefore, we can express these equations in the matrix form as, on the left hand side we will write all those parameters which are on the left hand side of those generalized equations. And if you remember, they were y1, y2,
y3, so on and ym. Therefore, we have written them in the form of a matrix. जब हम कुछ नंबर ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हों तो उसमें बुनियादी तौर पर यह असूल याद रखिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो मैट्रिक्स की इक्वेशन जो बन रही होगी उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, उसके बाद इक्वेशन का साइन आएगा, उसके बाद हम कांस्टेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और नेक्स्ट टू दैट हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिख देंगे। आइए इन्हीं जनरलाइज्ड इक्वेशंस को देखते हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। Therefore, this slide presents the matrix system equivalent to those generalized equations. On the left-hand side, we have written the dependent variables. Those are y1, y2, so on, and ym. Now, the next matrix, which is consisting of the constant values of A, which we have presented in the generalized form, that will be having A11 plus A12 plus A13 plus so on plus A1n. That will be the first row of this matrix. The second row of this matrix will be A21 plus A22 plus A23 plus so on plus A2n. And we keep writing these constants in the fashion as we have done in the above two rows until we reach at the mth row. Therefore, we can write am1 plus am2 plus am3 plus so on plus amn. अब जबकि हमने इन जनरलाइज्ड इक्वेशंस के इक्विवेलेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए कांस्टेंट्स को भी कवर कर लिया है, हमारे लिए तीसरी ऑप्शंस जिनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखना है वो रह गई है, यानी कि एक्स वैल्यूज जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसी तरीके से हम उनको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इसको एक नजर स्लाइड पर भी देख लें। Therefore, for the independent variables which are mentioned into those equations as x, we can write x1, that will be first row and first column. Next to that, it will be x2, that will be second row and first column, and so on until we reach at xn. That will be the mth row and first column. अब अगर हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को गौर से देखें तो इसको हम मजीद जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यानी कि वाइज, अभी हमने जो इक्वेशन लिखी उसमें लोअर केस वाइज को इस्तेमाल किया गया था और इन सब को हम एक वाई से यानी कैपिटल वाई से प्रेजेंट कर दें और इसी तरह से हम एज को कैपिटल एक ए से प्रेजेंट करें और सिमिलरली हम तमाम एक्स जो हमने प्रेजेंट किए हैं उनको कैपिटल एक्स से लिख लें तो हमारी इक्वेशन जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स, और यही चीज स्लाइड में मैट्रिक्स इक्वेशन के नीचे दिखाई गई है। आइए देखिए। और वी कैन राइट y इज इक्वल टू a इंटू एक्स। Matrix capital A is equal to Aij is called the characteristics matrix of the system. Its order of dimension is denoted as D of capital A is equal to M into N, where M is the number of rows and N is the number of columns. अब ये जो हमने कैपिटल ए इज इक्वल टू Aij लिखा है ये एक इंडिपेंडेंट स्केलर क्वांटिटी है और इसको इसीलिए हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो एज कंपेयर टू मैट्रिक्स
जिसमें कि हमने बिग ब्रैकेट्स इस्तेमाल की थी, डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखते हुए स्ट्रेट दो लाइंस के दरमियान इसके कंटेंट्स को एनक्लोज किया जाता है और हर रो और हर कॉलम में रिस्पेक्टिवली या अकॉर्डिंगली उसके सबस्क्रिप्ट में हम मुख्तलिफ नंबर्स को मेंशन कर देंगे जो कि उस कांस्टेंट की पोजीशन को वाजे करता है। तो आइए इस मैट्रिक्स को अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, इसको स्लाइड पर देखते हैं। अटैच्ड टू एनी मैट्रिक्स A is congruent to Aij and this is a certain scalar function of the Aij and it is called the determinant of A. This number is denoted as DETA or it can be written as A having two straight lines, parallel lines around it, or delta subscript A. And if we want to write it in more details, we can write A11 plus A12 plus A13 plus so on plus A1n. The second row of the determinant will be A21 plus A22 plus A23 plus so on plus A2n, and we keep writing various rows of the determinant until we write AM1 plus AM2 plus AM3 plus so on plus AMN. Now from this determinant you can see that the number M is giving you the information about the number of rows of the determinant, whereas the number N is telling you the number of the column of the determinant. अब जबकि हमने अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर लिया है तो यही टेक्निक्स हम मुख्तलिफ सर्किट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि मुख्तलिफ सर्किट्स को सॉल्व करते हुए हमारे पास कई मरतबा 2, 3 या फिर 4 इक्वेशंस आ जाती थी और फिर हम उनको सिमल्टेनियसली हल करते थे और फिर एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को निकालकर किसी एक इक्वेशन में पुट अप करते थे, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती थी, फिर तीसरे की, चौथे, और इसी तरह से हम तमाम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकालते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के इस्तेमाल से ये मुश्किल आसान हो गई है, यानी कि हमें साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशंस को छोड़ना पड़ेगा या छोड़ सकते हैं और सादा तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस को हल करते हुए अपने डिजायर्ड सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। सॉल्यूशन का जवाब जो भी आएगा वो बिल्कुल वही रहेगा जो हम अपनी दूसरी जो पैराडॉक्सिकल टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करके हासिल करते रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस टेक्निक के जरिए से जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए निहायत सादा और कम परेशानी वाली हो जाती है। आइए एक मरतबा फिर स्लाइड पर इसको थोड़े फॉर्मल अंदाज में देखते हैं। अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स to our analysis, the solution of simultaneous equations becomes very easy. Let's take some examples of KVL and KCL and apply this technique, and we will be able to see that the simplification of our equations will become very easy. अगली मिसाल में हम इन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और रेजिस्टिव नेटवर्क को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस मिसाल में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। यू मे बी थिंकिंग कि अब हमें केवीएल या केसीएल इक्वेशन लिखने से छुटकारा हासिल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। टू स्टार्ट विद हमें केवीएल या केसीएल अप्लाई करते हुए इक्वेशंस को लिखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस हम साइमल्टेनियस हल करने के लिए यूज करते थे उसको हम
मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की मदद से बाईपास करके डिजायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। आइए इस सिलसिले में अगली जो कि इस सिलसिले की पहली एग्जांपल है उसको देखते हैं। द रेजिस्टिव नेटवर्क शोज देयर इज एन independent current source and a dependent current source which are used into this circuit. Now we can do some practice for writing various equations and converting them into the matrix form. Therefore, we can start from the node 1, and at the node 1 it is already given that the voltage which is present at this node is mentioned by V1. Therefore, if we apply KCL at node 1, we can write beta I naught, that is the value of the current dependent current source which is moving away from the node 1, plus V1 over R1. So that is the current which is being flowing away from the node 1 through the resistance branch, plus V1 minus V2 divided by R2 is equal to 0. अजीज तलबा, इस इक्वेशन को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने तीनों करंट्स जो कि नोड 1 से लीव कर रहे हैं कंसीडर किए हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम नोडल एनालिसिस कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब किसी सर्किट में करंट्स की डायरेक्शन को मेंशन ना किया गया हो तो हम बाय डिफॉल्ट यही कंसिडर करते हैं कि तमाम करंट्स नोड्स को लीव कर रहे हैं। अब जबकि नोड 1 की हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसमें एक इक्वेशन जो कि ड्यू टू करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसकी तो डायरेक्शन हमें मालूम है एंड दैट इज लीविंग द नोड 1, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिया। इसके अलावा नोड 1 पर दो मजीद ब्रांचेस हम देख सकते हैं और इनमें से करंट की डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, लिहाजा हमने उनको भी लीविंग द नोड 1 कंसीडर किया है और इसलिए हमारी इक्वेशन में तमाम टर्म्स पॉजिटिव आई हैं। After completing all the branches, we have put all the terms equal to 0. आइए इसकी फर्दर प्रोसेसिंग को स्लाइड पर देखते हैं। Now, applying KCL at node number 2, we can write the equation for the node number 2. At the node number 2, as we did earlier for the node number 1, we have already written that the voltage at node number 2 is V2. Also we can see that the current IA is approaching the node number 2. Therefore, applying KCL to this node, we can write V2 minus V1 divided by R2. Now once again, for your reminding, I can mention that because we are concentrating upon the node number 2, therefore while taking the difference of the two voltages across the resistance, we have put V2 first and then taken the value of V1 out of it. That is why we have written V2 minus V1 and divided by R2 plus I naught. I naught is given as leaving the node 2. Therefore, we have put a positive sign next to it as well, minus IA. Now, because the direction of IA is also given into the question, and we can see that it is approaching the node number 2, therefore, we put a negative sign and write I subscript A and equate all these terms to 0. Also, we can write the expression for I naught, and that will be equal to V2 divided by R3. Simplifying these equations one by one, we can write the simplified version so that we can make
these two equations ready for writing into the matrix form. Therefore, simplifying the equation for node 1, we can write beta V2 divided by R3 plus V1 divided by R1 plus V1 divided by R2 minus V2 divided by R2 is equal to 0. The only thing we have done is we have put the value of I naught into the equation for node number 1. Further simplifying it, we can write V1 has been taken as common, and we have written in the parenthesis as 1 over R1 plus 1 over R2 minus 1 over R2 minus beta divided by R3 into V2 equals 0. Similarly, for node number 2, we can put the value of I naught so that we can have the simplified version of the equation for node 2 as minus 1 over R2 into V1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 into V2 is equal to I subscript A. अब जबकि हमने दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कि उसमें से हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग अलग फॉर्म में कॉमन की मदद से लिख लिया है, लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। In the matrix form, we can write 1 over R1 plus 1 over R2. That will be the first term of the matrix, which is having the values of the constants, minus 1 over R2 minus beta over R3. This completes the first row of the first matrix. The second row will be minus 1 over R2, and second column of the second row will be 1 over R2 plus 1 over R3. This completes the matrix for the constants. अब जबकि हमने constants की matrix बना ली है, तो नेक्स्ट टू दैट हमारा क्या होगा कि हम एक और मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि वोल्टेज की सूरत में होगी, यानी कि जो भी क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज इस इन इक्वेशंस में इन्वॉल्व हो रही हैं उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए इस मैट्रिक्स को भी स्लाइड पर देखते हैं। We have only two voltages which are involved into these two equations. Therefore, for the row number 1 and column 1, we can write V1, and row 2, column 1, we can write V2. That completes the matrix for the voltage as well. अब जबकि हमने constant से मुतल्लिक मैट्रिक्स और उसके अलावा हमने दो अननोन वेरिएबल्स जो कि वोल्टेज की सूरत में हमारी इक्वेशंस में मौजूद हैं उनका भी मैट्रिक्स लिख लिया है, तो अब अक्रॉस द इक्वेटिंग साइन हमें एक तीसरे वेरिएबल के लिए मैट्रिक्स को लिखना होगा। अगर हम इन दो इक्वेशंस को जो हमने अर्लियर लिखी हैं गौर से देखें तो उसमें एक अननोन वेरिएबल जो कि करंट की सूरत में मौजूद है, यानी कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो दोनों इक्वेशंस में वो वेरिएबल मौजूद नहीं है, बल्कि एक इक्वेशन में IA की सूरत में लिखा गया है। अब जबकि दूसरी इक्वेशन में ये वेरिएबल मौजूद नहीं है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि इसकी वैल्यू फॉर दैट इक्वेशन 0 है। लिहाजा जब हम मैट्रिक्स लिखने के लिए जाएंगे
तो उस इक्वेशन के लिए जिसमें ये वेरिएबल मौजूद नहीं है इसकी वैल्यू को 0 लिख देंगे और दूसरे रो में जो जिस इक्वेशन में मौजूद है उसकी वैल्यू एज सच लिख दी जाएगी। तो आइए इस अमल को भी स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, across the equating sign, we have written the matrix in the form of 0 and IA. अब जबकि हमने जनरलाइज्ड टर्म्स जो कि सर्किट में हमने जनरल वैल्यूज R1, R2, R3 या फिर करंट सोर्सेज की वैल्यू हमने जनरल टर्म्स में लिख दी थी, उनके लिए मैट्रिक्स की इक्वेशन को लिखना सीख लिया है। तो आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इस तरह से करते हैं कि इन अननोन वैल्यूज को कुछ वैल्यूज देते हैं और कोई एक पैरामीटर यानी कि V1, V2 या फिर करंट की वैल्यू को अननोन रखते हुए देखते हैं कि इन वैल्यूज को जो कि सर्किट में रेजिस्टेंस और बीटा वगैरह की दी गई है, इनको मैट्रिक्स में पुट अप करते हुए किस तरह से सॉल्यूशन को हल किया जाएगा। यानी कि अननोन वैल्यूज जो कि हमें नोड 1 और नोड 2 पर V1 और V2 को डिटरमिन करना है, उनमें जो दी गई वैल्यूज को अप्लाई करते हुए किस तरह से मैट्रिक्स की प्रोसेसिंग होगी ताकि हम फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंच सकें। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास जो कुछ अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यूज दी गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नाउ लेट्स डिटरमिन द नोड वोल्टेज for the following given parameters. Beta has been given as 2, R1 is equal to 12 kilo ohms, R2 is equal to 6 kilo ohms, R3 is equal to 3 kilo ohms, and the value of IA has been given as 2 milliamps. अब जबकि हमें मुख्तलिफ कांस्टेंट्स की वैल्यूज को दे दिया गया है, तो इन वैल्यूज को हम दोनों इक्वेशंस यानी कि जो इक्वेशंस हमने मुख्तलिफ नोड्स के लिए लिखी थी, नोड 1 और नोड 2 के लिए, उसमें पुट अप करेंगे और फिर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ले आएंगे। तो आइए इन वैल्यूज को जो इक्वेशंस हमने नोड 1 और नोड 2 के लिए लिखी थी उनमें पुट अप करते हैं। Using these given values for the equations of the network, we can yield 1 over 4k into V1 plus 1 over 2k into V2 is equal to 0. And putting the same values into the other equation, we can have minus 1 over 6k into V1 plus 1 over 2k into V2 is equal to 2 milliamperes. अब जबकि हमने इन गिवन वैल्यूज को दोनों इक्वेशंस में पुट अप कर लिया है, तो हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकें। सबसे पहले हम कांस्टेंट से मुतल्लिक मैट्रिक्स को तरतीब देंगे, उसके बाद हम वोल्टेज से मुतल्लिक मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर इक्वेशन साइन के दूसरी तरफ हम करंट से मुतल्लिक मैट्रिक्स को तरतीब देंगे। आइए सबसे पहले कांस्टेंट से मुतल्लिक मैट्रिक्स को लिखते हैं। सो वी पिक अप द कोफिशिएंट्स फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इक्वेशंस व्हिच आर कांस्टेंट्स एज 1 over 4k, and the second column of the first row will be 1 over 2k. Now that will finish our equation number 1. As we look into the equation number 2, we encounter for the coefficient as minus 1 over 6k, and the element in the second row and second column will be 1 over 2k. That will complete our matrix for the constant quantities. Next to that, we have the unknown variables in the form of voltages.
And we can see that there are only two unknown voltages, that is V1 and V2. Therefore, we construct two rows out of these, whereas only one column will be written for these two unknown variables. Hence, we have written V1 into the first column and first row, and V2 into the first column and second row. After completing this matrix, we put an equation sign because the other two unknown quantities which are related to the current, those are onto the right hand side of those equations. Therefore, they will maintain their side into the matrix equation as well. And for the first equation, we have already discussed that the value of IA will be equal to 0 because IA does not exist into the equation 1. Therefore, 0 will make the first row and first column of the matrix, and next to that we have put the value of 2 milli, that is again the first column and second row of the matrix. Now this completes our matrix equation. In order that we want to solve these equations, first of all we have to take the adjoint of the A, यानी कि हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए A जो कि कांस्टेंट्स से मुतल्लिक मैट्रिक्स है उसको एडजॉइंट लेना पड़ेगा ताकि हम इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म को इस्तेमाल कर सकें। एडजॉइंट लेने के लिए जैसा कि हम स्लाइड पर देखेंगे कि जो डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक आता है उन वैल्यूज को हम स्वैप कर देते हैं, और जो डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स में टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक आता है उन दो वैल्यूज के अगेंस्ट हम नेगेटिव साइन ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाएगी और अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी अमल को स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, adjoint A is equal to 1 over 2k minus 1 over 2k, and in the second row we can have 1 over 6k and 1 over 4k. अब जबकि हमने adjoint A लिख लिया है तो हम इसको डिटर्मिनेंट के मेथड को इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। We can write A determinant is equal to 1 over 4k into 1 over 2k minus 1 over 6k minus 1 over 2k. That will be equal to 5 over 24k square. Therefore, we can put up this value into the matrix equation which we have already written into the earlier stages. To get on the left hand side, we can write V1 and V2 as the member of the matrix. That will be equal to 24k square divided by 5. That is, we have written 1 over adjoint A. Next to that will be our ordinary matrices which we have written into the last slide. That will be 1 over 2k and minus 1 over 2k and 1 over 6k and 1 over 4k. Next to that, the matrix related to current will be 0 and 2m. Therefore, if we want to further solve these matrices, we can reach V1, V2 matrix will be equal to minus 24 divided by 5 and 12 divided by 5. अब जबकि हमने matrices को simplify कर लिया है,
और हमने देखा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो अननोन वेरिएबल्स यानी कि V1 और V2 आ गए हैं और राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो भी दो ही हैं। लिहाजा हम स्ट्रेट वे इन दो इक्वेटेड एलिमेंट्स को रेस्पेक्टिव वोल्टेज लेवल्स के अगेंस्ट इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड वाले मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट रो और कॉलम में लिखा है V1। लिहाजा राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो मैट्रिक्स लिखी गई है उसमें फर्स्ट रो और कॉलम में जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू V1। इसी तरह से V2 क्योंकि रो नंबर 2 में लिखा गया है लिहाजा राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में भी जो वैल्यू रो नंबर 2 में लिखी गई है वो V2 की होगी। लिहाजा we can easily write as V1 is equal to whatever the value is on to the right hand side, and similarly we can write V2 is equal to whatever is the value onto the right hand side of the matrix equation which is already simplified. तो आइए इसको हम स्लाइड पर देख लें। Hence we can write V1 is equal to minus 24 by 5 volts and V2 is equal to 12 by 5 volts. अब जबकि हमने V1 और V2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है तो एक और वैल्यू जो कि हम सर्किट में अर्लियर ऑन देखते आए हैं I0 है वो भी अननोन है। लिहाजा हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए I0 को सादा तरीकों से प्रोसेस करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। Hence I0 is equal to V2 divided by R3. That is the value which we have already written at the beginning of the solution. Putting up the value of V2 into this equation, we can have I0 is equal to 12 divided by 5, and also we know that the value of R3 is 3K. Therefore, putting the value of R3 as well into this equation, we can have I0 is equal to 4 divided by 5K amperes, and if we simplify it, we end up with I0 is equal to 0.8 milliamperes. अगली मिसाल में हमने जो रेजिस्टिव नेटवर्क लिया है उसमें हमें I1, I2 और I3 3 अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है। इस रेजिस्टिव नेटवर्क में दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है और कंडीशन ये है कि हमें I1, I2 और I3 की वैल्यूज को मैट्रिसेस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करना है। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। We want to calculate the currents I1, I2 and I3. By using matrices, we will proceed as we define first of all the nodes, and we can see that there are 3 nodes. The bottom one has been declared as a reference node, whereas the top 2 nodes has been marked as node number 1 and node number 2. Also, the voltages which may appear onto these nodes are mentioned as V1 and V2. Now, applying KCL at node number 1, we can see that there are 2 currents, I1 and I2, which are leaving the node number 1, and the third current which is from the independent current source that is approaching the node number 1. Therefore, we can write the equation after applying KCL to node number 1 as minus 1 milliampere, because 1 milli source has been mentioned as approaching the node number 1. After that, we write plus and 1 over 12K
because the current I1 has been shown as leaving the node number 1, and to complete it in the form of current, we have to write the voltage as well. Therefore, 1 over 12K into V1 minus 0. Plus, we consider the third current, which is I2, that is shown also leaving the node number 1. Therefore, we can write 1 over 6K, as 6K is the value through which the current I2 is flowing, and multiply it with the difference of the two voltages, that is V1 and V2. Now once again, for your remind that we have written V1 first and taken out V2 out of it. This is due to the reason that we are concentrating on the node number 1, hence the voltage which we have supposed at node number 1, that is written at the first place, and then the other voltage which is across the 6K resistors, that is written next to that and having a negative sign. After writing this, we have completed all the terms for the current at node number 1, hence we equate all these terms to 0. Further simplifying it, or taking the value of V1 and V2 common from their respective terms, we can write 1 over 12K plus 1 over 6K into V1 minus 1 over 6K into V2 is equal to 1 milliampere. अब जबकि हमने नोड नंबर 1 के लिए KCL को अप्लाई करते हुए इक्वेशन को यानी करंट इक्वेशन को तरतीब दे लिया है, तो अब हम नोड 2 पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी इक्वेशन को किस तरह से तरतीब दिया जाता है. आइए स्लाइड पर देखते हैं. Applying KCL for node number 2, we can have minus 1 over 6K into V1 minus V2. Now in this term, we have written V1 minus V2 because we have already considered that the current I2 is approaching the node number 2 plus 4 milli, that is the value of the current which is flowing or being provided by the independent current source, plus 1 over 6K into V2 minus 0. That is, the current I3 has also been taken as leaving the node number 2 and equate this to 0. Further simplifying it, which can be expressed as minus 1 over 6K V1 plus 1 over 6K plus 1 over 6K into V2, that will be equal to minus 4 milliamperes. Simplifying these two equations further on and writing them into the matrix ready form, we can write V1 divided by 4K minus V2 divided by 6K equals 1 milliampere. And the second equation will be minus V1 divided by 6K plus V2 divided by 3K equals minus 4 milliamperes. अब जबकि हमने दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया है, तो एक मर्तबा फिर हम रेडी हैं कि इनकी मैट्रिसेस को लिख सकें. तरतीब वही, तरीका वही जो भी हमने चंद लम्हे पहले पढ़ा है, यानी कि सबसे पहले हम कांस्टेंट से मुतल्लिक एक मैट्रिक्स को तरतीब देंगे, उसके बाद अननोन वेरिएबल्स को देखा जाएगा कि किस तरह से उनकी तरतीब बनती है. आइए कांस्टेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में तरतीब देने के लिए स्लाइड पर चलते हैं. Therefore, in the matrix form,
we can write as 1 over 4k minus 1 over 6k, and in the second row of this matrix minus 1 over 6k and 1 over 3k. After completing this matrix, we move to the next parameter, which is unknown and is voltage. Therefore, we construct a single column 2 row matrix as V1, V2. Put an equal sign because the current factors have been mentioned onto the right hand side of the equations. Therefore, we will write the current factors onto the right hand side as well. Hence, we again write a single column 2 row matrix as 1 milli and minus 4 milli. अब जबकि हमने इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है, तो हमारा इससे अगला स्टेप क्या होगा? यानी अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो एक दफा फिर पीछे जाकर देख लीजिए कि हमें एडजॉइंट को फाइंड आउट करना है। यानी कि हमने डिटर्मिनेंट जो कि कांस्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा है उसको सॉल्व करना है, और फिर हम इस इक्वेशन जो कि हमने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखी है उसमें एडजॉइंट की वैल्यू को पुटअप करते हुए हम मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे और फिर अपनी डिजायर्ड वैल्यूज तक पहुंचेंगे, जो कि इस केस में V1 और V2 होगी। उसके बाद इन वैल्यूज को यानी कि V1 और V2 को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी डिजायर्ड वैल्यूज यानी कि I1, I2 और I3 को निकालेंगे। आइए एडजॉइंट को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। Adjoint of the coefficient matrix A can be written as adjoint A is equal to 1 over 3k, 1 over 6k, 1 over 6k and 1 over 4k. Solving this matrix in the form of a determinant, we can write determinant A is equal to 1 over 3k into 1 over 4k minus into minus 1 over 6k into minus 1 over 6k is equal to 1 over 18k square. अब जबकि हमने A डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो इस बात को ज़हननशीन रखिए कि जब हम किसी भी इक्वेशन के इक्विवेलेंट को मैट्रिसेस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसकी फॉर्म y is equal to a into x बनती है। इस इक्वेशन में कैपिटल A की वैल्यू जो होती है वो क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, लिहाजा उसको रिजॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। अब जबकि हमने डिटर्मिनेंट A की वैल्यू और एडजॉइंट A की मैट्रिक्स को भी लिख चुके हैं, लिहाजा जो मैट्रिसेस इक्वेशन हमने डेवलप की थी उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट A की वैल्यू को रखकर इस मैट्रिसेस इक्वेशन को फर्दर रिजॉल्व करेंगे और इस तरह से हम V1 और V2 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए इस प्रोसेस को स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, we can write V1, V2 is equal to 18k square, that is the value of the A determinant in the reciprocal fashion, into 1 over 3k, 1 divided by 6k, 1 divided by 6k, that is the second row, and 1 over 4k. That completes the adjoint A matrix. Next matrix is 1m and minus 4m. Now, using the standard practices for solving the matrices, we can reach
V1 and V2 matrix is equal to -6 and -15 matrix. Therefore, we can write V1 is equal to -6 and V2 is equal to -15. Now, knowing these voltages, we can determine all current using Ohm's law. Therefore, we can write I1 is equal to V1 divided by 12K. Putting up the values of V1, we can have I1 is equal to -6 divided by 12K. That will be equal to 0.5 milliamperes with a negative sign. Also, we can calculate the value of I2. Therefore, we write I2 is equal to V1 minus V2 divided by 6K. Or putting up the values of V1 and V2 into this equation, we can have I2 is equal to -6 minus -15 divided by 6K. That will be equal to 1.5 milliamperes. Also, for the current I3, we can write I3 is equal to V2 divided by 6K. Putting up the value of V2 into this equation, we can have I3 is equal to -15 divided by 6K. That will be equal to 2.5 milliamperes with a negative sign. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने क्रैमर्स रूल और थोड़ा सा हमने अपना प्रीवियस नॉलेज जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से मुतल्लिक था उसको रिफ्रेश किया। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ सर्किट्स को लेकर उनको मैट्रिसेस मेथड से हल करने का तरीका सीखा। इन सर्किट्स में ज्यादातर केसीएल का इस्तेमाल किया गया था। अगले लेक्चर में हम जो मिसाल लेंगे उसमें क्रैमर्स रूल को अप्लाई किया जाएगा। यानी कि क्रैमर्स रूल में जब हम अप्लाई करने की बात करते हैं तो उसमें मैट्रिसेस मेथड और थोड़ा सा क्रैमर्स रूल का अप्लाई होना होता है, जिसमें मैट्रिसेस मेथड में एक कॉलम को किसी सेट वैल्यू से रिप्लेस किया जाता है, जो कि हम आपको अगली मिसाल में बताएंगे। इसके अलावा अगले लेक्चर में हम एक नई टेक्निक जो कि इन्हीं नोडल और मैश एनालिसिस सर्किट से रिलेटेड हम करते हैं उसके इक्विवेलेंट होगी, उसको हम सुपरपोजिशन रूल भी कहते हैं, को देखेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ रेजिस्टिव नेटवर्क्स को किस तरह से सुपरपोजिशन रूल के तहत हल किया जाता है। आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।